नमस्कार। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की विजय हुई है, उसके बाद एक तरीके से देश में विपक्षी एकता को पंख मिल गए हैं और इस विजय में जिन तत्वों का हाथ रहा वो तो एक अलग कहानी है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से दिल्ली में स्थितियां बदली हैं और दिल्ली में अचानक केंद्रीय स्तर पर बहुत सारे नेताओं में आपस में बातचीत होने लगी है। यशवंत सिन्हा जी जो तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, उनके साथ कई बैठकें हुई। शरद पवार जी की, प्रशांत किशोर की शरद पवार जी से बैठक हुई और बहुत सारे क्रम चलते रहे। और यशवंत सिन्हा का जो एक संगठन है राष्ट्रमंच, उसके नेतृत्व में उसके जिसे कहते हैं झंडे के नीचे एक बैठक ऐसी हुई जो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक बताई जा रही है विपक्षी एकता के लिहाज से। इस पूरी बैठक के बाद भी जिस तरह बातचीत हो रही है, जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, उससे ये निश्चित रूप से लगता है कि कुछ एक बड़ा काम होने की दिशा में है। लेकिन वहीं पर यह भी सवाल उठता है कि क्या सिर्फ इस बैठक से काम हो सकता है? क्या बिना कांग्रेस की बैठकों से काम चल सकता है? क्या बिना कांग्रेस के तीसरा मोर्चा अपने काम में आगे बढ़ सकता है, या ये कि कांग्रेस को बिना पीछे रख करके कुछ काम हो सकता है? इस पर बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारी चीजें हैं। इन सब पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यशवंत सिन्हा जी हैं। सब लोग उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, राजनीति के विराट पुरुष हैं। जनता पार्टी से राजनीति में रहे, उसके पहले बतौर आईएफएस बहुत देश की सेवा की और फिर भारतीय जनता पार्टी में लगभग 25 साल रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए और अब विपक्षी एकता के केंद्र है। बल्कि कुछ लोग तो आपको विपक्षी एकता का चाणक्य भी कहने लग गए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है यशवंत जी आपका। नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत के लिए आपने समय दिया। अब सवाल ये है कि ये विपक्षी एकता किस दौर से आगे बढ़ेगी, क्या उसकी रास्ता होगा, क्योंकि आप उसके जब जनक हैं तो उसको किस तरीके से आगे ले जाने की कोशिश होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे बारे में जो बातें कही जा रही हैं उनका कोई मतलब नहीं है। आपने भी कहा आप चाणक्य हैं, मैं कोई चाणक्य वगैरह नहीं हूं, लेकिन अपनी तरफ से जो कोशिश मेरी हो सकती है वो कोशिश मैं करने की जरूर उसका प्रयास मैं करता रहूंगा। एक आम धारणा ये है कि अगर हमें एक बहुत ताकतवर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है देश के राजनीति में, तो राज्यों के स्तर पर तो जो छोटी छोटी रीजनल पार्टीज हैं वो कर लेती हैं। और बिहार में जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें आपने देखा कि बंगाल हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, वहाँ जो रीजनल पार्टी थी उन्हीं का दबदबा रहा और भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ नहीं कर पाई। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर क्या करना चाहिए? राष्ट्रीय स्तर पर जाहिर है कि जितने दल आज भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हैं वो इकट्ठे आएंगे और उसमें कांग्रेस पार्टी का होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कोई सार्थक विपक्षी एकता नहीं बन सकती है, इसलिए कांग्रेस पार्टी का उसमें होना जरूरी है। तो ये प्रयास करना चाहिए। उस दिन जो आपने कहा कि राष्ट्रमंच की बैठक हुई शरद पवार जी के घर पर, राष्ट्रमंच हम लोगों ने 3 साल पहले बनाया था और वो मुद्दों पर आधारित एक मंच है। लेकिन अगर मुद्दे जो हैं वो सरकार के चलते आज के दिन हैं, तो जाहिर है कि उसमें सुधार तभी आएगा जब ये सरकार हटेगी। तो इसलिए वो भी एक हमारे एजेंडा का पार्ट है। तो इसमें शरद पवार जी ने बहुत कृपा पूर्वक ये निमंत्रण दिया
कि राष्ट्रमंच के जो सदस्य हैं उनके घर पर आके मिले, उनके घर पर बैठक हो रही थी, तो एक बहुत बड़ी खबर बन गई, बहुत मीडिया इकट्ठी हो गई और लोगों को लगने लगा कि विपक्षी एकता के दिशा में कोई पहल हो रही है। वो हुई भी और होना भी चाहिए। लेकिन अगर आप 2024 के चुनाव को ध्यान में रखकर ये बातें कर रहे हैं तो 2024 में भी 3 साल बाकी है और जैसे जैसे हम नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे नई अवधारणाएं पैदा होंगी और मुझे लगता है कि विपक्षी एकता को बल ही मिलेगा, कमजोरी नहीं मिलेगी। तो इसलिए उस दिशा में प्रयास करने की जरूरत है। अब जब एक विपक्षी एकता के नाम पे बैठक हुई है तो निश्चित रूप से सब लोग सब तरीके से बातें कर रहे हैं और वो बातें सबको लगता है कि बस एक बैठक 2 बैठक में हल हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि पहला लक्ष्य क्या है? मोदी को हराना है या राहुल को नेता मान करके, जैसा कि आपने कहा भी कि बिना कांग्रेस के संभव नहीं है, तो क्या राहुल गांधी अपना नेतृत्व छोड़ करके इस एकता में शामिल हो जाएंगे या वो उनका एकला, आपको क्या लगता है आप लोगों को कि वो कांग्रेस एक एकला चलो की रफ्तार में चलेगी राष्ट्रीय स्तर पर और बाकी एक तीसरे मोर्चे के तौर पर ये काम आएगा? हो सकता है ये आप कहें कि बहुत जल्दबाजी इसको कहना, लेकिन कोई एक लक्ष्य तो निर्धारित करना ही पड़ेगा ना। देखिए, हम भारत की राजनीति में अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो अक्सर हम मुद्दों को छोड़कर व्यक्तित्व के चक्कर में फंस जाते हैं जी। और व्यक्तित्व के चक्कर में आज के दिन फंसने का मतलब होगा क्या ये मोदी विरोधी है? हमने शरद पवार के यहाँ जो मीटिंग हुई उसमें मैंने एक वाक्य कहा कि मोदी मुद्दा नहीं है, आज के जो मुद्दे हैं देश के सामने वो मुद्दा है। तो इसलिए इसको, फिर आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, क्या वो नेता बनेंगे? मैं मानता हूं कि ये सब एक ट्रैप है, एक जाल है जिसमें फंसाने की कोशिश की जाती है और मेरा मानना है कि हमको इस जाल में नहीं फंसना चाहिए। मेरा मानना है कि विपक्षी एकता का आधार व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए, विपक्षी एकता का आधार मुद्दे होने चाहिए। मुद्दों पर हमारी सोच क्या एक हो सकती है, क्या हम एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए कॉमन प्रोग्राम बना सकते हैं? ये सारे इश्यूज हैं जिस पर कि हमको आगे चलकर विचार करना पड़ेगा। और फिर मैं जोर देकर कह रहा हूं कि हमको ना भारतीय जनता पार्टी के व्यक्तित्वों से कोई दिक्कत है, न प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व से कोई दिक्कत है, ना विपक्ष में हम व्यक्तित्व के चक्कर में पड़ेंगे। हमको बराबर मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित कर आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। लेकिन आपने जिस तरीके से कहा कि हम मुद्दों को देखते हुए आगे बढ़ने का काम करना चाहिए और मुद्दों की आधारित राजनीति होनी चाहिए, व्यक्तित्व आधारित राजनीति होती है। अब पिछले 7-8-10 साल, बल्कि 10 साल में कहूंगा, 10 साल में राजनीति जिस तरह से बदली है, या तो वो मोदी विरोध है या मोदी समर्थन है। और सिर्फ राजनीति नहीं, समाज के कई स्तर पर, विभिन्न स्तर पर इस समय परेशानी का एक नया दौर है। वो ये है कि या तो आप मोदी का समर्थन करते हैं या आप मोदी का विरोध करते हैं। राजनीति अब धीरे धीरे उस पर केंद्रित होती जा रही है। क्या आप मानते हैं कि इस पर केंद्रित हो रही है या नहीं हो रही है, या अभी भी संभावना मुद्दों को लेकर के बातचीत करने की है? मेरा मानना है कि मीडिया में ये प्रयास होता रहा है, क्योंकि मीडिया क्या करेगी? मीडिया जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में, सफेद और काले में पेश करेगी चीजों को जनता के सामने। जी। और खास करके आज के दिन जो वो मीडिया का वह पक्ष जो भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित है, वो बार बार उसको व्यक्तित्व के सांचे में ढालने का प्रयास करते हैं और वही लोग ये जाल बिछाते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी, मोदी, भारतीय जनता पार्टी अलग एक पार्टी है ना, मोदी उसके नेता या प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, उसी तरह दूसरी पार्टियां हैं। तो मैं फिर जोर दे के कहना चाहता हूं कि आज देश के सामने कितने मुद्दे हैं, तो हम मोदी पर क्यों कंसंट्रेट करें कि मोदी को हटाना है? भाजपा ये चाहती है, मीडिया के कुछ लोग ये चाहते हैं कि इसको व्यक्तित्व की लड़ाई बना दी जाए
और हम बराबर इसका विरोध करेंगे। और जब तक हमारी चलेगी हम कोशिश यही करेंगे कि ये व्यक्तित्व की लड़ाई में परिणत नहीं हो, ये मुद्दों की लड़ाई ही रहे। आपसे अच्छा भारतीय जनता पार्टी को कौन जानता होगा? 25 साल आपने रहे हैं, देश के वित्त मंत्री रहे हैं, आप विदेश मंत्री रहे हैं, बहुत सारी रणनीति में आप साझेदार रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में बहुत सारा काम किया है, बाद में भी बहुत सारा काम किया आपने, और सब बड़े पदों पर रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके की संभावना दिखती है, जो मैं फिर उस बात पे आ रहा हूं कि वो मुद्दों की बात करके आगे बढ़े? भारतीय जनता पार्टी जिसको आपने एक बड़ा वृक्ष बनाया है, उसमें उसका नेतृत्व, उसके नेता, उसके बाकी लोग इस बात की मतलब संभावना देखते हैं कि मुद्दों पर बातचीत होकर के काम की जाए। जैसे भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो कहती थी कांग्रेस विहीन भारत की बात करती थी। आज वो मजबूत राष्ट्र और शब्दों के बात करती है। तो क्या अभी भी वहां पे भी संभावना है कि वो मुद्दों को बात करके आगे लड़ाई लड़ पाए, करें? ये इस पर निर्भर करेगा कि हम लोग अपनी भूमिका कैसे निभाते हैं। हम लोगों से मेरा मतलब है विपक्ष से। अगर विपक्ष भी व्यक्तित्व के चक्कर में फंस जाता है तो फिर मुद्दे जो हैं वो गौण हो जाएंगे। और विपक्ष लगातार मुद्दे उठाता रहे और व्यक्तित्व के चक्कर में नहीं पड़े, जो कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है, तो फिर मुद्दे महत्वपूर्ण हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का मुझे लगता है कि सारा खेल इस समय सीमित है इस बात को लेकर, या इस बात तक कि ये लड़ाई जो है वो व्यक्तित्वों की लड़ाई बन जाए, मुद्दों की लड़ाई नहीं बने। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे हैं नहीं आज के दिन, तो इसलिए वो चाहती है कि मुद्दे ना उठें। जो अच्छे दिन की बात हुई थी वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता है। जो हुआ था कि किसानों की आमदनी को दुगना कर देंगे 2022 तक, दूर दूर तक नजर नहीं आता है। सबका साथ सबका विश्वास, ये दूर दूर तक नजर नहीं आता है। तो जितने जुमले इन्होंने गढ़े थे वो सारे के सारे फेल हो चुके हैं। इसलिए मुद्दों की बात नहीं करना चाहते हैं, ये व्यक्तित्व की बात करना चाहते हैं। और इसीलिए बार बार विपक्ष को फंसाना चाहते हैं, और उनके समर्थन में जो मीडिया है वो फंसाना चाहता है ये कह के कि भाई भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी है, आपके पास कौन है, बताइए आप। ये नहीं है। हमारा देश प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बेसिस पर काम नहीं करता है। हमारा देश एक डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पहले बहुमत फिर नेता, ये तरीका चलता है। तो इसलिए अगर हाल के दिनों में उसमें कुछ विकृतियां आई भी हैं तो ये जरूरी नहीं कि हम विकृतियों के रास्ते चल पड़े। उन विकृतियों को हमको दूर करना पड़ेगा। और जनता से हम यही अपील करेंगे कि भाई तुम पहले विपक्ष को बहुमत दो, तो विपक्ष अपना नेता चुनेगा। बिना बहुमत के नेता चुनने का क्या मतलब है? लेकिन विपक्ष मतलब विपक्षी एकता होगी कैसे? सवाल ये भी है ना कि क्या उत्तर प्रदेश जहां से होकर के रास्ता केंद्र का जाता है, वहां पर अखिलेश और मायावती एक हो पाएंगे? बीच में हुए, जल्दी ही टूट गए। अन्य जगहों पर भी यही हालत है। पंजाब को ले लीजिए तो वहां पे भी वही हालत नजर आती है। अब किसी राज्य की बात करें, पश्चिम बंगाल में आपकी पार्टी यानी कि तृणमूल कांग्रेस ने बिल्कुल सफाया कर दिया वामपंथियों का, पूरे तरीके से वो कहीं चर्चा में ही नहीं आते हैं। तो आप जब एक हर पार्टी रीजनल स्तर पर, उड़ीसा में देख लीजिए तो अपना पटनायक साहब की पार्टी ने अपने तरीके से उन्होंने अपना उनका एक आधार बना हुआ है, पूरा बड़ा आधार है और किसी की संभावना ही नहीं बनती है। तो ऐसी स्थिति में कैसे ये संभव होगा, या क्या रणनीति हम समझना चाहेंगे कि कैसे लोग अपना अहम छोड़ करके एक झंडे के नीचे आ पाएंगे? एक किसी शरद पवार, किसी यशवंत सिन्हा जी, किसी XYZ को स्वीकारने की बात छोड़ दीजिए, लेकिन वो उनके झंडे के नीचे कैसे आ पाएंगे? सवाल ये भी एक बड़ा होगा, क्योंकि उनको जमीन अपनी खींचने का डर रहेगा ना।
नहीं, किसी एक झंडे के नीचे आने का कहाँ सवाल होता है। जब विपक्षी एकता होगी तो वो विपक्षी एकता होगी ना, दलों की हम ये नहीं करें कि 1977 का जनता पार्टी का एक्सपेरिमेंट हो। मैं ये कह रहा हूं कि, और एक ये भी बात जोर दे के आपसे कहूंगा अक्कू जी, कि जो अंग्रेजी में कहावत है कि लेट द बेस्ट नॉट बी द एनिमी ऑफ गुड, सर्वोत्तम की तलाश में हम उत्तम को सैक्रिफाइस नहीं कर दें, उसकी बलि नहीं चढ़ा दें। तो इसलिए जो हमें उत्तम मिलता है उसको हम लेके आगे बढ़ें। जब मान लिया कि मैंने आपसे बात कर रहा हूं मैं विपक्षी एकता की, तो मेरा बिल्कुल स्पष्ट मत है कि सारे दल एक साथ आ जाएं, सर्वोत्तम। लेकिन जो नहीं आना चाहते हैं किसी भी कारणवश, तो वो नहीं आए, उनको फोर्स नहीं किया जा सकता है। लेकिन जितने लोग इकट्ठे आ सकते हैं वो इकट्ठे आ जाएं, तो एक शुरुआत होगी। तो इसलिए ये मान के चलना कि कोई इकट्ठा नहीं आएगा गलत होगा, ये मान के चलना कि सब इकट्ठे हो जाएंगे ये भी गलत होगा। कोई बीच का रास्ता निकलेगा, और जो भी रास्ता निकलेगा वो उत्तम होगा, सर्वोत्तम हो या ना हो। नहीं, बिल्कुल ठीक है कि उत्तम और सर्वोत्तम की एक जद्दोजहद होगी जिसको पाना होगा वो। ऐसे में आज की स्थिति में आप कांग्रेस को किस स्थिति में देखते हैं? कांग्रेस जिस तरीके से धीरे धीरे कल के नीचे हुई है और उठने की उसकी कोशिशें बहुत कामयाब नहीं दिख पा रही हैं। उनकी सरकारें राज्यों में भी बहुत सीमित जगह रह पाई हैं। तो क्या मैं विपक्षी एकता की बात ना भी करूं तो कांग्रेस का मजबूत होना देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है? ये एक सवाल होगा जिसको विपक्ष के लोग अपने तरीके से, अपने नजरिए से देखना चाहेंगे। देखिए अक्कू जी, आज राजनीतिक सच्चाई क्या है? राजनीतिक सच्चाई ये है कि विभिन्न प्रदेशों में जो क्षेत्रीय दल हैं वो वहां पर ताकतवर हैं, बहुत सारी जगह उनकी सरकारें भी हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो दूसरा राष्ट्रीय दल है वो कांग्रेस है। और कांग्रेस की शक्ति जितनी भी छीन हुई हो, उसके बावजूद आज के दिन कांग्रेस राष्ट्रीय दल है और हर जगह उसकी उपस्थिति है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को तो आगे आकर विपक्षी एकता को के लिए प्रयास करना चाहिए। हम क्यों प्रयास करें और कोई क्यों प्रयास करे? कांग्रेस आगे आए और कांग्रेस ही प्रयास करे कि विपक्षी दल जो हैं वो एक साथ आए, और उसमें जो कुछ जिसको भी कुर्बानी देनी है वो कुर्बानी दे। इसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल होगी। सबको वो सब कुछ नहीं मिल जाएगा जो वो चाहेंगे, और जिसकी जो ताकत जहां पर है उसको देखना पड़ेगा। तो इसलिए कांग्रेस की भूमिका के बारे में मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। कांग्रेस की केंद्रीय भूमिका होगी, कांग्रेस जो है वो एंकर शीट बनेगा, विपक्षी एकता का बनना चाहिए, और कांग्रेस को इसमें पहल करनी चाहिए। जी, कांग्रेस को पहल करनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस अभी हाल के दिनों में उस तरीके से उसकी कोई गतिविधि कहीं दिखती नहीं है। अब उसको असल में वो जितनी भी एकता की पहल थी पुरानी, अगर आप याद करें उत्तर प्रदेश में उन्होंने एकता की पहल की, समाजवादी पार्टी के साथ गए, फिर छितर गए। क्यों? क्योंकि फिर उनका आधार बिल्कुल खत्म हो गया। आपके राज्य में बिहार में भी देखिए, बिहार में भी उन्होंने पहले आरजेडी को जगह दी और उसके बाद कभी कुछ दिनों के लिए जेडीयू के साथ भी रहे, लेकिन फिर उनको लगा कि वहां से हमारा आधार खत्म हो रहा है, तो वहां से फिर अपने आप को वापस करने की, रिवाइव करने की कोशिश में लग गए। हुआ है नहीं हुआ ये अलग सवाल है। कांग्रेस ने जहां पे भी विपक्ष के साथ में या अन्य दलों के साथ अपना काम किया, उसकी जमीन खत्म हो गई, उड़ गई, और आज उसी का नतीजा है कि वो इतने कम सीटों पर केंद्रीय स्तर पर है। तो कैसे संभावना है कि कैसे वो अपने आप को मन मारेगी, या जो आपने भी शब्द इस्तेमाल किया कुर्बानी करेगी, या बाकी और लोग कुर्बानी करेंगे? कि कुर्बान होने के लिए तैयार कितने लोग बैठे हैं, कितनी पार्टियां बैठी हैं? जितनी जितनी पार्टियां बैठी हैं उनको लेकर चलिए,
और मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा, मेरा जो राजनीति का अनुभव है कि एक एक सीट पर मारामारी होती है और तरह तरह के तर्क दिए जाते हैं कि ये सीट क्यों उनकी होनी चाहिए और क्यों आपकी नहीं है। तो ये सारे दौर से विपक्षी एकता को गुजरना पड़ेगा आपको जी। ये कोई आसान काम नहीं है। ये एक मिनट के लिए भी हमको नहीं सोचना चाहिए कि कोई बहुत आसान काम है, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है और इसीलिए इस मुश्किल काम को करना पड़ेगा। निश्चित रूप से ये रास्ता बहुत बड़ा है, मुश्किल है, और ऐसे रास्ते में प्रशांत किशोर ऐसे लोगों की, खास तौर से जिन्होंने अपनी उपयोगिता साबित की है, चाहे वो शुरुआत में नरेंद्र मोदी के इलेक्शन से लेकर के और बाद तक में, उस गणित को कितना मानने को आप व्यक्तिगत रूप से तैयार हैं? वो क्या जमीन में कुछ मतलब जो जमीन बहुत उपजाऊ नहीं है उसमें भी कुछ अच्छे फल देने वाले पेड़ लगा सकते हैं, उनकी गणित लगा सकती है, या ये कि सिर्फ जोड़ गणित का ही हिसाब किताब है? अब आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर अपनी भूमिका कैसे देखते हैं ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन अभी हाल के दिनों में उन्होंने कहा कि मैं ये जो चुनावी रणनीतिकार की भूमिका है उसमें उस स्पेस को छोड़ रहा हूं। तो आगे वो अपना तय करेंगे। मैं हाल के दिनों में उनसे संपर्क में नहीं हूं और ऐसे भी उनके बिहाफ पर मुझे कुछ बोलना उचित, मेरे लिए उचित नहीं होगा। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि प्रशांत किशोर के पास बहुत सारी सूचना है। जितनी सूचना उनके पास है देश की राजनीति को लेकर, उतनी सूचना शायद और किसी के पास, राजनीतिक दलों के पास भी नहीं है। और ये जो इंफॉर्मेशन उनके पास है, खजाना है, उसका उपयोग विपक्षी दलों को करना चाहिए। कैसे करेंगे ये बातचीत करके ही तय होगा। तो इसीलिए प्रशांत किशोर की मैं बड़ी भूमिका देखता हूं आने वाले दिनों में। तृणमूल कांग्रेस जिसके आप उपाध्यक्ष हैं, उसकी नेत्री ममता बनर्जी किस तरीके से अपनी केंद्र में भूमिका देखती हैं अब? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, ऐसा है कि कभी कभी परिस्थितियां किसी को बाध्य कर देती हैं एक भूमिका निभाने के लिए। बंगाल का चुनाव जो हुआ, ऐसे तो चुनाव 5 राज्यों में हुए, लेकिन जितना देश भर का ध्यान आकर्षित किया बंगाल के चुनाव में, उतना और किसी चुनाव ने नहीं किया। तो जाहिर है कि उनके चुनाव के नतीजों का भी देशव्यापी असर पड़ा। और चूंकि ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी और पिछली बार की तुलना में और बेहतर प्रदर्शन किया, तो इसलिए स्वतः ममता बनर्जी एक राष्ट्रीय छवि लेकर उभरी बंगाल के चुनाव के बाद। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक राष्ट्रीय भूमिका की अपेक्षा देश की जनता को उनसे है और उनको राष्ट्रीय भूमिका निभानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सही है, और उम्मीद भी की जा सकती है कि ममता दी आगे राष्ट्रीय भूमिका निभाएंगी। आपने विपक्षी एकता को लेकर के बहुत साफ बातें करी, और एक स्पष्ट चीज है जिसमें अगर कुछ बातों को समझा जाए तो ये बिल्कुल ठीक है कि विपक्षी दलों को कुर्बानी देनी होगी, थोड़ी कांग्रेस को अपनी भूमिका निभानी होगी। इसका मतलब बहुत सारी चीजें विपक्ष के नेताओं के बीच में साफ है, लेकिन आगे कैसे बढ़ेंगी ये देखना बहुत रोचक होगा, और खास तौर से आने वाले 2 साल में, 2.5 साल में बहुत सारी चीजें स्पष्ट होगी। बहुत-बहुत आभार आपका कि आपने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए समय निकाला। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।